सुनो, अपनी खटारा स्कूटर हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी है। वो बिगड़ी अमीरजादी लापरवाही से बोली तो हर्षित खुराना अपने होंठ भींच कर रह गया। आसपास खड़े लोगों की नज़रों को देखकर वो बर्दाश्त करता हुआ अपनी बाइक हटाने लगा। हालांकि उसका दिल तो कर रहा था कि उस लड़की का मुंह तोड़ दे, मगर मजबूरन उसे उस लड़की की बात माननी पड़ी, क्योंकि वो इस कंपनी के मालिक विजय शर्मा की इकलौती बेटी थी। उसे यहाँ किसी से उलझकर अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोने थे। वैसे भी मालिक की ये बिगड़ी हुई बेटी, जिसका नाम कियारा था, 2 महीने पहले ही रूस से वापस आई थी और आए दिन ऑफिस में आकर ऐसे हंगामे खड़े करती रहती थी। आज यकीनन उसके निशाने पर हर्षित था, जिसे वो सुबह से ही तरह तरह की बातें सुना रही थी। मगर हर्षित को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किए हुए था और अपने काम से मतलब रखे था। कुछ ही दिन गुजरे थे जब बॉस ने अचानक उसे ऑफिस में बुलाया और उसके सामने कुछ कागजात रख दिए। उन्हें देखकर वो हैरान रह गया। लेकिन सर, मैं आपकी बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ? वो कागजात देखते हुए बड़े ही नागवार अंदाज में बोला। देखो हर्षित, अभी मैं इतनी जल्दबाजी में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, सिवाय तुम्हारे। मैं मजबूर हूँ। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मुझे जल्द से जल्द उसकी शादी करनी होगी, और तुम्हारे सिवा ऐसा कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। तुम्हारी नीयत साफ है। जैसे तुम ऑफिस में उसकी बातों को बर्दाश्त करते हो, वैसे कोई भी मेरी बेटी की हठधर्मी और जिद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। विजय शर्मा के चेहरे पर फिक्र की गहरी परछाइयां थीं, जिसे हर्षित ने गौर से देखा। देखो, बदले में तुम जो चाहो, अच्छा घर, गाड़ी, प्रमोशन, जो तुम्हारी डिमांड होगी मैं देने को तैयार हूँ, उन्होंने आगे कहा। मगर हर्षित खामोश रहा। जबान बेटी जब यूं लोगों की नज़रों में आ जाए तो बाप ऐसे ही मजबूर हो जाते हैं, जैसे वो हो रहा था। विजय शर्मा की आंख से आंसू निकला तो हर्षित के चेहरे पर एक बेरहम सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। सर, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, उसने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, आज ही, मुझे आज ही अपनी बेटी की शादी करनी है हर्षित, वरना मेरे दुश्मन कहीं मेरी बेटी को बहुत बड़ा नुकसान न पहुंचा दें। बेटियां जब मेरी बेटी जैसी खुदसर और जिद्दी हों तो शादी के अलावा कोई और रास्ता उन्हें बचा नहीं सकता। उनके कहने पर हर्षित तो कुछ गहरी नज़रों से उन्हें देखता रहा और कुछ सोचता रहा। उसकी आंखों की उलझन विजय शर्मा की नज़रों से छिपी नहीं रही थी। ये एक बहुत सुनहरा मौका है हर्षित खुराना, वो हासिल करने के लिए जो तुम हासिल करना चाहते हो। उसके अंदर से एक आवाज़ आई थी। आज जो भरोसा उसने विजय शर्मा की नज़रों में अपने लिए देखा था, उसे वो भरोसा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। कुछ ही देर बाद उसकी शादी कोर्ट में होने लगी, जहां वो बिगड़ी अमीरजादी आखिर रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। हर्षित ने बस एक निगाह उस पर डाली, जो तो उसके चेहरे पर ढेरों गुस्सा लिए उसे बुरी तरह घूर रही थी, जैसे अभी कच्चा ही निकल जाएगी। शादी के बाद विजय शर्मा हर्षित और क्यारा को अपनी तरफ से एक फ्लैट भी देना चाहते थे, ताकि क्यारा को कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर हर्षित की शर्त के मुताबिक वो विदा होकर उसके छोटे से घर में ही आई थी। क्यारा जानती थी अब उसका विरोध किसी काम नहीं आएगा, इसलिए उसने इन सब मामलों से अपने तरीके से निपटने का सोचा था। हर्षित उसे एक पुराने और काफ़ी खस्ता हाल घर में लेकर आया था। वो गाड़ी से निकलते ही उस इलाके को बड़ी ही तिरस्कार भरी नज़रों से देख रही थी। इतना छोटा और गंदा। अभी उसने इतना ही कहा था कि हर्षित गाड़ी से निकलकर गुस्से से उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अफसोस के साथ अब यही है और आपको यहीं गुजारा करना पड़ेगा। वो जान जलाती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे देखने लगा, जो चेहरे पर घमंड और तिरस्कार भरी नज़रों से उसे घूर रही थी। वैसे कितनी अजीब बात है ना क्यारा मैडम, कुछ दिन पहले तक आप मुझे गरीब, सड़क छाप और पता नहीं क्या क्या समझती थीं, और आज आपकी किस्मत आपको मेरे इस गरीब खाने तक ले आई। हर्षित के शब्दों में तंज की बड़ी मार थी। पहले तुम गरीब और सड़क छाप लगते थे, और आज पता चला तुम लालची भी हो, वो गुस्से से फुनकारते हुए बोली। अभी तो आप पर मेरी बहुत सी खूबियाँ खुलना बाकी हैं मैडम जी। खैर, चलिए अपने इस महल में दाखिल तो हो जाएं, देखें मोहल्ले वाले कैसे मेरी किस्मत पर गर्व कर रहे हैं। हर्षित ने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखते हुए क्यारा को उनकी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहा, क्योंकि वहां मौजूद लोग बड़ी ही दिलचस्पी से उन दोनों को देख रहे थे, और वजह थी विजय शर्मा की वो शानदार बड़ी सी गाड़ी, जिसमें वो दोनों अभी अभी बाहर निकले थे। क्यारा तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजे के पास जाकर रुक गई। पुरानी लकड़ी का दरवाजा और जंग लगी कुंडी देखकर उसने नफरत से अपने होंठ भींच लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे घटिया मकान में आना पड़ रहा है।
वो अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बड़े ही गुरूर से बोली थी। हर्षित उसके करीब आते हुए तंज भरे अंदाज में मुस्कुराया। मैडम जी, किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है। कभी एक इंसान महल में रहता है तो कभी वही इंसान झोपड़ी में भी। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं हूं ना, आपके लिए ये झोपड़ी भी एक महल बना दूंगा। महल तो है जहां से मुझे मेरे बाप ने अपने फायदे के लिए निकाल दिया और तुम जैसे लोगों ने उनकी चापलूसी करके मुझे हासिल भी कर लिया। खैर, कीमत तो काफी वसूली होगी तुमने मेरी। कियारा ने कटाक्ष करते हुए तिरस्कार भरी निगाह उस पर डाली। हर्षित के चेहरे पर पल भर के लिए शिकन आई, मगर उसने उससे मुस्कुराहट में छुपा लिया। हाँ मैडम जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं तो गरीब, लालची और चापलूस इंसान हूँ, और आप तो शहजादी है ना। तो फिर चलिए जरा देखना अपनी इस नई सल्तनत को। ये कहकर उसने मोहल्ले के दरवाजे पर खड़े बच्चों की तरफ इशारा किया, जो हैरत और उत्सुकता से उन दोनों को देख रहे थे। कुछ औरतें भी खिड़की में खड़ी सरगोशी में एक दूसरे से बातें कर रही थीं। कियारा के गाल गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गए थे। वो उसी गुस्से में हर्षित के करीब आई और धीमी आवाज में बोली, ये तमाशा बंद करो, मुझे ऐसे इंसल्ट मत करो। ये सब तुम उसी दिन की बेइज्जती का बदला ले रहे हो ना। इंसल्ट? अरे क्या मैडम, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हर्षित ने झुककर उसके कान में धीरे से सरगोशी की। उसके शब्दों की ठंडक ने कियारा के दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया था। वो पल भर को पत्थर हुई, फिर खुद को संभाल कर सीधी खड़ी हो गई। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी हर्षित खुराना, देख लेना। ये मत समझना कि तुम जीत गए हो। तुम्हारे लिए ये शादी भी एक सजा बन जाएगी, याद रखना। वो बड़े ही गुरूर से बोली, मैं भी यही देखना चाहता हूँ मैडम जी, ये रिश्ता एक सजा ही साबित हो। बस फर्क ये होगा, ये सजा आप झेलेंगी, मैं नहीं। हर्षित ने उसकी आंखों में झांक कर धीमे शब्दों में कहा, और तकलीफ किसी और को होगी। ये बात वो दिल ही दिल में बोला और आगे बढ़कर घर के अंदर दाखिल हो गया। कियारा ने पल भर के लिए उसकी पीठ को देखा, फिर सर ऊंचा करके उसके पीछे कदम बढ़ा दिए, क्योंकि फिलहाल उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही था। उस इंसान की कॉल आने तक जो उसे इस सब से निकाल सकता था। वो एक कमरे का छोटा सा घर था। हर्षित तो उसका सामान उठाकर सीधे कमरे में चला गया और पीछे वो नापसंद भरी निगाह घर पर डालते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसमें फर्नीचर सिर्फ नाम मात्र का था। कमरे में पुराना सा पर्दा लटक रहा था जो बाहर से आती रोशनी को रोकने में नाकाम था, और छत का पंखा चरमराती आवाज के साथ चल रहा था। दीवारों पर नमी के धब्बे, फर्श पर पुराना सा कालीन और एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी। ये मंजर देखकर कियारा के तन बदन में जैसे आग लग गई। ये रहा आपका कमरा। हर्षित ने उसका सूटकेस वहां रखते हुए मुड़कर उसे देखा, जिसका मुंह खुला हुआ था। उसके हाव भाव देखकर हर्षित ने अपनी अचानक आने वाली मुस्कुराहट को छुपाया। ओह गॉड, ये कैसा कमरा है। उसने नफरत और गुस्से से चारों तरफ देखा, फिर पलटकर हर्षित को घूरा। हर्षित बेड के कोने पर बैठ चुका था और बड़े सुकून भरे अंदाज में उसे ही देख रहा था, जो कमरे को देखकर ऐसे हैरत का इजहार कर रही थी जैसे किसी दूसरे गोले पर पहुंचकर अनजान चीज़ों को पहली बार देख रही हो। कसूर उसका नहीं था। रूस जैसे देश और अपने शानदार घर में रहने के बाद उसका ये रवैया एकदम नॉर्मल था। ये आपका कमरा है, आपका नया जहां। वैसे अपने महल से निकलकर आप मेरे गरीब खाने की रानी बनी हैं। कैसा लग रहा है? खैर, चाहें तो अपनी मर्जी के अनुसार इसकी सेटिंग वेटिंग चेंज कर सकती हैं। तनख्वाह मिलेगी तो आपके लिए एक ड्रेसिंग टेबल भी अरेंज करवा दूंगा। वो उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा, तो कियारा ने गुस्से से भड़कते हुए उसे कहा, यहाँ ऐसा क्या था जिसे मैं सेट करूँगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ इस जगह पर लाने की? डैड ने तो कहा था ना तुम्हें कि फ्लैट मिलेगा, फिर ये सब क्या है? वो खा जाने वाले अंदाज में बोली। ओ अच्छा, फ्लैट हाँ दिया जा रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सोचा कि असल हकीकत आपको दिखा दूं, ताकि आपको पता चले कि असल दुनिया कैसी होती है। आपके ऐशो आराम के बगैर भी जिंदगी जी जाती है। हर्षित ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। असल दुनिया? ऐसी असल दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों की होती है, जो दूसरों की भीख पर जीते हैं। तुम्हें लगता है तुमने मुझसे शादी करके कोई बड़ा मैदान मान लिया है? तुम्हारा जो भी मकसद है उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। और फ्लैट लेने से इनकार इसलिए किया ना, ताकि किसी पर तुम्हारा लालच जाहिर ना हो। हर्षित उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आया। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। और कभी जो गलती से भी मुझ पर हक जताने की कोशिश की या कोई खुशफहमी पाली तो
कियारा की बात को उसने बीच में ही काट दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, आप पर मेरा कोई हक नहीं, लेकिन शादी के रिश्ते का बोझ आपको ढोना पड़ेगा। ये शादी भले आपकी मर्जी से ना हुई हो, लेकिन अब यही सच है कि इस सच के साथ जीना भी है और मरना भी। उसकी बात पर कियारा गुस्से से बल खाकर रह गई। मैं कभी तुम्हें अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी, कभी नहीं। मेरे लिए तुम मेरे डैड की सिर्फ एक नौकर हो, एक लालची चापलूस नौकर। कियारा मुंह मोड़कर गुस्से से बोली। हर्षित के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। तो फिर यूं ही समझ ले मैडम जी, नौकर से शादी करवाकर आपके प्यारे डैडी ने आपकी किस्मत खराब कर दी है। वो पलट कर कमरे से निकल गया, जबकि कियारा ने आंसू बर्दाश्त करते हुए बेड के किनारे पर टिक गई। उसकी आंखों में नफरत, बेबसी और अपने बाप के खिलाफ गुस्से की आग सुलग रही थी, जिसकी वजह से वो इस झोपड़ी में आ बसी थी। हर्षित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हर्षित की जुबान से सारी कहानी सुनकर सोनी एकदम से बेयकीन हुई थी। जो मैं चाहता था, उसका एक सुनहरा मौका मेरे हाथ आया था, तो उस मौके को कैसे जाने देता? हर्षित ने सामने पड़े खाने से इंसाफ करते हुए बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया। ये कौन सा तरीका है अपने मकसद को पूरा करने का? और इस समय उस लड़की की क्या गलती थी? सोनी गुस्से से चिल्लाई। उसकी गलती इतनी है कि वो विजय शर्मा की बेटी है, जिससे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ। वो भी अपने बाप की तरह घमंडी और खुदगर्ज है। खाने से हाथ खींचकर उसने सख्त अंदाज में कहा। उसकी आंखों का सुकून सोनी को हमेशा की तरह खामोश करवा गया। मेरे भाई, मैं समझती हूँ तुम्हारी नफरत, मगर यूं एक लड़की की जिंदगी से खेलना कहाँ का इंसाफ है? उसके बाप की वजह से मैंने अपनी माँ को खोया है दीदी। मेरा बाप बिस्तर से लग गया, और जिस बिजनेस और दौलत पर वो विजय शर्मा इतराता है ना, उसमें मेरे बाप का भी उतना ही हिस्सा है जितना उसका। उसके धोखे ने मेरे बाप को तबाह कर दिया। हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया। अब वही तबाही, वही धोखा उसे मिलेगा। वो एक बार फिर भड़क गया। कौन कह सकता था ये वही हर्षित खुराना है जो विजय शर्मा के ऑफिस में एक मेहनती और वफादार एम्प्लॉय था। मैंने बहुत मेहनत की है दीदी। विजय शर्मा ने आज जो भरोसा मुझ पर दिखाया है ना, इस भरोसे को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत बातें बर्दाश्त की हैं। उसे लग रहा होगा कि उसकी बेटी से शादी करके उसके दुश्मनों के जाल से बचाकर मैंने उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, पर वो नहीं जानता अब उसकी बेटी का इस्तेमाल करके मैं उसे कितना मजबूर करने वाला हूँ। वो तो सब ठीक है हर्षित, तुम यहाँ पेट भरकर खाना खा रहे हो और उसके बारे में सोचा वो भूखी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, एक दिन भूखी भी रह लेगी तो मर नहीं जाएगी। हर्षित तो अपनी बात कहकर उठकर अंदर चला गया, और पीछे बैठी सोनी अपने भाई के फैसले से नाखुश, न जाने क्या सोचती, बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई। जबकि हर्षित कियारा को लेकर लापरवाह तो था, लेकिन मन कहीं न कहीं उसी की तरफ अटका हुआ था। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी, और कियारा उस छोटे से पुराने घर में अकेली बैठी हुई थी। हर्षित काफी वक्त से वापस नहीं लौटा था। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वो इस घर से भाग जाए, मगर फिर कुछ सोचती हुई वो वहीं बैठी रही। उसे जिसका इंतजार था, उससे बात किए बगैर वो अपना अगला कदम नहीं उठा सकती थी। रात के 9 बजे भूख के एहसास से उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। वो हर्षित को कोसती हुई घर के अंदर बने छोटे से किचन की तरफ आई, जहाँ खाने के लिए सिवाय चाय के सामान और कुछ बिस्कुट के डिब्बों के अलावा कोई चीज नहीं थी। वो तो कॉफी पीने की आदी थी। भूख से बेहाल होकर कमरे में लौट आई और इरादा किया कि फ़ोन पर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दे, मगर रेस्टोरेंट वालों ने लोकेशन सुनकर डिलीवरी से इनकार कर दिया था, क्योंकि इलाका रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर पड़ता था। पूरे घर में सिर्फ नाम मात्र का फर्नीचर पड़ा हुआ था। दोबारा से हर्षित को कोसती वो किचन में आई, मजबूरन अपने लिए चाय बनाने लगी। उसे ये काम करने की आदत नहीं थी। चाय का पानी चढ़ाकर उसे काफ़ी मेहनत करने के बाद एक कप मिला था, जो अच्छी हालत में था। उसे हैरत हुई, इस घर में अब तक उसे एक ही नई चीज़ मिली थी, और वो थे किचन में पड़े बर्तन। चाय बनाकर कप में डाल रही थी कि तभी खौलती हुई चाय छलककर उसके हाथ को जला गई। औज चिल्लाकर पीछे हुई और चाय का पतीला उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। हर्षित घर में दाखिल हुआ तो अचानक से चिल्लाने की आवाज़ और किचन से गिरते पतीले की आवाज़ सुनकर वो तेजी से अंदर की तरफ दौड़ा था, जहाँ वो खड़ी अपना हाथ पकड़े सिसक रही थी। क्या हुआ? वो तेजी से उसकी तरफ आया, जो शिद्दत से रो रही थी। दायां हाथ जलने की वजह से लाल हो चुका था। जब करना नहीं आता तो क्या जरूरत थी, वो गुस्से से बोला, और उसका हाथ पकड़कर उसे सिंक के पास ले आया। ठंडा पानी हाथ पर डालने से कुछ देर के लिए उसकी जलन में कमी आई, तो उसने अपना हाथ
हर्षित के हाथ से खींच लिया। मेरे बाप के नौकर नहीं बैठे थे यहाँ पर, वो रोते हुए शब्दों में बोली। तो हर्षित ने एक निगाह मोड़कर फर्श पर गिरी चाय और नीचे पड़े बर्तनों को देखा तो उसको शर्मिंदगी ने घेर लिया। सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा जिसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थीं। आंसू गालों पर बहकर अपने निशान छोड़ चुके थे। रोते रोते नाक भी लाल हो चुकी थी। अनजाने ही हर्षित का दिल पसीज गया। उसके इनकार के बावजूद वो उसे लिए कमरे में गया और खुद किचन में वापस आकर बाहर से लाया खाना बर्तनों में निकाल कर उसके सामने रख दिया। जब उसने बड़ी ही तीखी निगाह से उसे देखा तो हर्षित ठंडी आवाज़ में बोला, खाना खाओ। मेरा हाथ जल रहा है, मुझे दवा चाहिए जिससे मुझे इस जलन में कुछ सुकून मिले, उसने भर्राए हुए शब्दों में कहा। तो हर्षित कुछ देर सोचने वाले अंदाज में आसपास देखता रहा। इस घर में तो ऐसा कोई सामान नहीं था। आप खाना खाइए, मैं दवा लेकर आता हूँ। वो नजरें चुराता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर बाद करीबी स्टोर से दवा लेकर अंदर आया तो वह अभी तक हाथ पकड़े बैठी थी और कभी कभी उस पर फूंक मार रही थी, साथ ही साथ रो जा रही थी। खाना सामने जैसा का तैसा पड़ा था। खाना क्यों नहीं खाया? हर्षित ने कुछ फासले पर बैठते हुए सवाल किया तो उसने खा जाने वाली निगाह उस पर डालकर उसके हाथ से क्रीम छीनकर अपने हाथ पर लगाने लगी। हालांकि हर्षित को अंदाजा हो गया था कि हाथ के जलन के कारण उसने खाना नहीं खाया था। वो खामोशी से उसे देखता रहा। नरम मुलायम सफ़ेद मक्खन जैसी त्वचा जलकर कुछ ही देर में लाल हो गई थी और कहीं कहीं छोटे छोटे बबल भी उठाए थे। एक बार के लिए हर्षित को फिर से गहरी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। क्रीम लगाने के कुछ ही देर बाद उसकी जलन में अच्छा खासा आराम मिला था। ठीक हो अब? वो बार बार उसके लिए फिक्रमंद हो रहा था। यह शायद सोनी की बातों का असर था जो लगातार उसे उसके रवैये पर कोस रही थी। उसके बार बार पूछने पर भी कियारा ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर वहां बैठने के बाद हर्षित कमरे से निकल गया तो कियारा ने भी तकलीफ कम होने पर कुछ निवाले गले से नीचे उतारे। ये सारी सूरत हाल ने उसे बुरी तरह परेशान कर दिया था, वरना वो इतनी कमज़ोर लड़की तो हरगिज नहीं थी। वो रात भर आंसू बहाती रही। देखो हर्षित, जो करना है करो, मगर ऐसे उसे अकेले घर में रखकर तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तुम्हारा सारा ध्यान उसमें अटका रहेगा। कल रात थोड़ी देर को अकेला छोड़ा था और वो अपना हाथ जला बैठी। कल को कोई बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करोगे? और अगर वो उस घर से चली गई तो तुम्हारा प्लान तो फेल हो जाएगा। हर्षित ने सारी कहानी अपने जीजा विनोद को सुनाई तो वो उसे समझाने लगे। हर्षित के दिमाग में सुबह सुबह कियारा की बातें गूंजने लगीं जो वो किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। ये सब तो हो गया, मुझे बताओ अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं? वो फ़ोन पर यह बात किसी से कह रही थी और हर्षित के आते ही उसने फ़ोन काट दिया था। विनोद के पुकारने पर हर्षित एकदम से चौंक उठा। आपको ये सब दीदी ने बोला है ना? हर्षित परेशान हुआ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा जीजा होने से पहले मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त भी हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें पहले ये तसल्ली करनी होगी कि इस लड़की के जरिए कोई ऐसा नुकसान न हो जाए जिससे तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाएं। उसका बाप विजय शर्मा अच्छा खासा बड़ा पहुँच वाला आदमी है, विनोद ने उसे समझाया। कुछ देर उसके साथ बातें डिस्कस करने के बाद वो अंदर चला गया। ये कैसा घर है, यहाँ ज़रूरत की कोई चीज़ क्यों नहीं? वो गुस्से से बोलते कमरे से बाहर निकली। क्या चाहिए? हर्षित ने संजीदा अंदाज में पूछा। क्या यहाँ पर है? क्या यहाँ पर? उसने तंजिया अंदाज में घर पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। नाश्ता करके तैयार हो जाइएगा और अपना सामान भी समेट लेना, उसने कियारा को जवाब दिए बिना कहा। क्यों? वो जांचती नज़रों से उसे देखने लगी। जितना कहा है उतना करो, वरना यहीं सारी ज़िंदगी सड़ती रहना, वो गुस्से से बोला। जो वो करने जा रहा था उसका इरादा नहीं था, मगर विनोद की बातें भी सही थीं। कियारा ने उसे फ़ोन पर किसी से बातें करते सुना जिसमें वो कियारा को यहाँ से ले जाने की बात कर रहा था। ये सुनकर कियारा को थोड़ा सा सुकून हुआ। ये उसके लिए अच्छी बात थी। उसने जो 24 घंटे यहाँ गुजारे थे वो किसी नरक से कम नहीं थे। वो बिना बहस के फ़ौरन तैयार हुई और बताए गए वक्त से पहले ही कमरे से निकल आई। कुछ देर बाद हर्षित ने कियारा का सामान उठाया और उसे चलने का इशारा करते बाहर निकल गया। जिस बात ने कियारा को सबसे ज़्यादा हैरान किया, हर्षित का बाहर जाकर वहां खड़े एक आदमी को चाबी देना था। कियारा के अंदर कई सवालों ने सर उठाए, मगर कुछ पूछती उससे पहले ही हर्षित उसका सामान उठाकर एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी में रखने लगा। ये किसकी गाड़ी है? वो पूछे बिना न रह सकी। मेरे दोस्त की, यूं ही सरसरी से अंदाज में जवाब दिया और गाड़ी में बैठ गया। कियारा भी फौरन गाड़ी में सवार हुई। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक अच्छे इलाके में आकर रुकी थी। गलियां साफ सुथरी थीं
आसपास के घरों की दीवारें रंगीन और सफाई से बनी गई थीं। कियारा ने हैरत से आसपास देखा। यहाँ किसका घर है? वो बेयकीनी से बोली, मगर हर्षित ने कोई जवाब न दिया। गाड़ी खुले गेट से अंदर दाखिल होकर पोर्च में रुकी। वो एक 2 मंजिला छोटा मगर खूबसूरत और साफ सुथरा मकान था। हर्षित ने बिना जवाब दिए गाड़ी से निकलकर कियारा का सामान निकाला तो वो आंखों में ढेरों सवाल लिए मजबूरन उसके पीछे चल पड़ी। बाहर खूबसूरती से लगे पौधे और एक छोटा सा लॉन देखकर कियारा की आंखों में हैरत थी। ये किसका घर है? वो रुककर तीखी नजरों से बोली, क्योंकि हर्षित का तो हो ही नहीं सकता था। हर्षित ने दरवाजा खोलते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो यकीनन कियारा के चेहरे के हाव भाव देखकर आई थी। अंदर दाखिल हुई तो कियारा का मुंह हैरत से खुल गया। वो पल भर के लिए कुछ बोल ही नहीं सकी। अंदर कदम रखते ही माहौल और भी हैरानी भरा था। छोटा मगर बेहद खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ घर, लकड़ी का फर्नीचर, सफ़ेद पर्दे, दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग्स, हर चीज़ में सफाई और सुकून झलक रहा था। ये कियारा के घर जितना बड़ा और आलीशान तो नहीं था, मगर यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। आ गए आप लोग? आवाज़ पर कियारा चौंक कर देखने लगी, जहाँ सीढ़ियों से एक प्यारी सी शक्ल वाली लड़की नीचे उतर रही थी। उसने कियारा को देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसकी तरफ आई। कियारा के चेहरे की उलझन और सवाल देखकर सोनी बोली, मैं सोनी हूँ, हर्षित की बहन। कियारा पल भर को हक्का बक्का रह गई। और ये विनोद है, मेरे पति। सोनी ने आगे बढ़ते हुए विनोद की तरफ इशारा किया, जो सर को हल्के से हिलाते हुए उसे हेलो करने लगा। आओ, वहाँ क्यों रुक गई? सोनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये किसका घर है? उसने हर चीज़ को देखकर दोबारा सवाल किया। हर्षित खामोश खड़ा रहा, जिससे उसकी किसी बात से कोई लेना देना ही ना हो। ये हम सबका घर है और अब से तुम्हारा भी, सोनी ने मुस्कुराकर कहा तो हर्षित ने आंखें घुमाई। रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, बैग मुझे दे दो, सोनी ने दोस्ताना अंदाज में कहते हुए उसका हैंडबैग पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नो थैंक्स, मैं खुद कर लूँगी, वो घमंड में बोली, मगर अंदर से उसकी उलझन बढ़ चुकी थी। ये सब कैसे था हर्षित के पास? ये ख़ानदान, ये खुशहाल माहौल? तो फिर उस टूटे हुए घर में क्यों ले गया था उसे? क्यों जाहिर किया कि वो टूटा फूटा सा घर उसका है? हर्षित ने उसकी परेशान हालत नोट की और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ आया। ये घर हमारा है और आज से तुम्हारा भी, वो तंज भरे अंदाज में बोला तो कियारा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने सोचा था वो अपने बाप के नौकर की बीवी बनी है, लेकिन ये इंसान तो बिल्कुल अलग निकला। मगर ये सब क्या था? ऑफिस में जो हर्षित था वो ये हर्षित तो बिल्कुल नहीं था। सोनी उसे कमरे में छोड़कर आई, मगर यहाँ भी कियारा को सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसका दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। उसने फ़ोन निकालकर फिर से उसी नंबर पर कॉल लगाया, मगर जवाब नहीं आया। वो कितनी ही देर बैठी सोचती रही, हर्षित के इस रवैये का क्या मतलब था? वो क्या छुपा रहा था? और सबसे बढ़कर, अगर वो बाकी गरीब नहीं था तो उसे उस घर में क्यों लेकर गया था? मैं बस इसीलिए उसे यहाँ लाना नहीं चाह रहा था। अगर वो सच तक पहुँच गई या सारा सच उसने अपने बाप से कह दिया तो? हर्षित अपनी बहन और विनोद के साथ बैठा हुआ था, क्या बताएगी और उसे क्या पता होगा? विनोद ने सवाल किया। मेरा सच खुल जाएगा यार, विजय शर्मा की बर्बादी से पहले मैं सच्चाई का खुलासा नहीं कर सकता, वो सख्त अंदाज में बोला। हर्षित, प्लीज़ छोड़ो ये चीज़ें, ये गुस्सा। देखो कितनी प्यारी बीवी मिली है, उसके साथ आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो। ये जिद छोड़ दो मेरे दोस्त, वो आदमी बहुत पहुँच वाला है। अगर उसे तुम्हारे इरादे पता चल गए तो क्या होगा? पापा की तरह मैं भी। हर्षित, सोनी ने चिल्लाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। देखो दीदी, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, ले आया हूँ उसे यहाँ पर, मगर इससे ज़्यादा आप मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, वो सख्त अंदाज में बोला। और जो आपको वो अच्छी लग रही है उसकी असलियत से आप परिचित नहीं हैं। वो एक घमंडी, जिद्दी और सरफरी लड़की है। अभी एक रात उस घर में गुजार कर उसे हमारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। कल सुबह उसकी फरमाइशों की लिस्ट आपके हाथ में आ जाएगी, वो चिढ़कर कहता कमरे से निकल गया। शुक्र है विनोद, तुम न समझाते तो वो कभी भी न समझता। उसके जाते ही सोनी ने पति से शुक्रिया कहते हुए उसके कंधे पर सर रख दिया। कियारा जब से इस घर में आई थी वो कमरे में बंद बैठी थी, न किसी से बात कर रही थी, न कुछ खाया पिया था, और न ही किसी ने उसे डिस्टर्ब करना सही समझा था। रात डिनर के वक्त सोनी के कहने पर हर्षित उसके कमरे में आया तो वो गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसे बुलाए बिना वो वापस गया, किचन से खाना लाकर कमरे में रखा ताकि जब वो जागे तो भूख लगने पर खुद ही खा ले। खुद वो घर से चला गया और रात को घर वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी आँख खुली तो रात का खाना देखकर वो हैरान हुई।
अभी उठ भी नहीं पाई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और तभी सोनी इजाजत मांगती हुई अंदर आई। तुमने रात खाना नहीं खाया? सोनी ने ट्रे को देखते हुए कहा तो क्यारा ने कोई जवाब न दिया। वो धीरे से उसकी तरफ चली आई। क्यारा देखो, मैं नहीं जानती तुम क्या सोचती हो। मैं बस इतना कहूँगी कि ये घर जितना हम सबका है उतना ही तुम्हारा भी, इसलिए यहाँ बिना किसी टेंशन, बिना किसी हिचकिचाहट के रहो। सोनी के अंदाज पर वो कड़वाहट से मुस्कुरा दी। अगर ये घर मेरा है तो वो घर किसका था जहाँ हर्षित मुझे लेकर गया था? उसने माथे पर बल डाले जवाब दिया। इस बात का जवाब तो तुम्हें हर्षित से ही मिलेगा, सोनी ने नरमी से कहा। हर्षित ने आपके कहने पर मुझे यहाँ लाया है ना? उसे अंदाजा तो तभी हो गया था जब वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे अच्छे से समझ आ गई थी कि वो घर हर्षित का नहीं था, क्योंकि उस घर में ज़रूरत का कोई भी सामान नहीं था। किचन में जो थोड़ा सा सामान था वो भी मेरे वहाँ होने की वजह से, और एकदम से नया। एक रात की सुकून भरी नींद के बाद जैसे क्यारा का दिमाग काम करने लगा था। मगर वो ये सब क्यों कर रहा है? यकीनन अपने साथ किए गए सलूक का बदला ले रहा है। दिमाग ने बहुत सोच समझकर ये बात कही थी, मगर ये शादी उसका दिमाग के बाद एक उलझन में फंस गया था। हर्षित तुम्हारी हर उलझन सुलझा देगा क्यारा। थोड़ा सा अकड़ू है, गुस्सैल है, मगर जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस अपने और हर्षित के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो। सोनी को उसने बड़ी सख्ती से टोक दिया। मेरे और हर्षित के बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती उसने किस लालच में मुझसे शादी की है। यकीनन मेरे बाप ने उसे बंगला, गाड़ी या बैंक बैलेंस का वादा दे रखा होगा। उसके बात पर सोनी होंठ भींच कर रह गई। वो हर्षित की सफाई में कुछ न कह सकी, इसलिए खामोश रही। मैं रानी से कहकर तुम्हारे कमरे में नाश्ता भेज रही हूँ, फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना, कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और क्यारा हाथों में चेहरा छुपाए कुछ सोचती रही। और तभी फ़ोन निकाल कर एक बार फिर कोई मैसेज भेजने लगी। हर्षित घर नहीं था, इसीलिए तुमसे मिलने चली आई, वरना उसकी मौजूदगी में मुश्किल हो जाता। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। हर्षित की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर वो सोनी को बिना बताए ही निकल आई थी, वरना उसके बाप के अनुसार उसका अकेले घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। जो कुछ तुमने हर्षित के बारे में बताया वो मुझे अजीब लगा। सामने वाला भी बराबर हैरत से बोला था। मुझे भी उसकी ये साइड अजीब लगी, मतलब जैसा वो खुद को ऑफिस में दिखाता है उससे बिल्कुल अलग है, क्यारा ने सोचते हुए कहा। और इसमें क्या अलग है वो तुम्हें ढूंढना है, और हम क्या कर रहे हैं इसकी उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। सामने वाले का अंदाज वार्निंग देने वाला था। बिल्कुल, मैं हर्षित या डैड को इसकी खबर तक नहीं होने दूंगी। ये रहे कागजात, आगे का काम तुम्हें मालूम है। क्यारा ने बैग से कुछ कागजात निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। अब मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद उसने आंखों पर चश्मे लगाए और अपना बैग संभालती रेस्टोरेंट से निकल आई। वो रात को फ्रेश होकर ढीला ढाला सा ड्रेस पहनकर कमरे में आई। तभी उसी वक्त हर्षित कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और क्यारा की लापरवाह सी हालत को देखकर ठिठक कर रुक गया। नजर अनायास ही उसके वजूद पर फिसल गई। ऐसे क्या देख रहे हो? बाय द वे, सो टिपिकल। क्यारा उसकी मदहोश नज़रों पर तंज कसते हुए सर झटक कर बोली और आईने के सामने आकर अपने बाल ब्रश करने लगी, जबकि हर्षित शर्मिंदा होता नजर आया था और उस पर से अपनी नज़रें हटा गया, मगर दिल को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों आए हो यहाँ? उसे खामोश देखकर क्यारा ने तड़प कर सवाल किया। क्या मतलब? मेरा कमरा है, यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? अपने उसी स्वर्ग में जाओ जहाँ मुझे लेकर गए थे। वो ब्रश पटक कर उसकी तरफ मुड़ी। वहाँ गुजारी रात उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी, जबकि हर्षित तंजिया मुस्कुराया। मैडम जी, मैं कल यहाँ नहीं आया तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैंने अपना कमरा आपको दे दिया है। ये कमरा, ये बिस्तर मेरा है, मैं यहाँ रहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो सोफे पर या फिर नीचे चादर बिछाकर सो सकती हैं, मगर मुझसे ऐसी किसी कुर्बानी की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। वाट डू यू मीन? मैं और नीचे? कभी नहीं, मैं तो बेड पर ही सोऊंगी। जिसे प्रॉब्लम है वो अपना इंतजाम कर ले, वो एक अदा से कहती बेड पर बैठी और कंबल अपने ऊपर फैलाकर लेट गई। प्रॉब्लम तो आपको होगी, मुझे नहीं। हर्षित भी बेड की दूसरी तरफ लेटता घड़ी उतारते हुए बोला, तो वो दांत पीसती उसे घूरने लगी। तुम्हें लगता है मैं उन डरी सहमी लड़कियों की तरह हूँ जो तुम्हारे साथ एक ही बेड पर लेटते डर जाऊंगी? अभी तुमने क्यारा को जाना नहीं, टच करके दिखाओ, तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगी। ठीक है, फिर आज की रात देख लेंगे क्यारा की हिम्मत को भी। गर्दन मोड़कर उसे देखते हर्षित ने जताने वाले अंदाज में कहा कि क्यारा के माथे पर बल गहरे हो गए। तुम्हें इस बेड पर आने की इजाज़त दी है, मेरी ज़िंदगी में नहीं। सो कुछ भी ऐसा वैसा सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें मेरी जात से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
वैसे भी मुझसे शादी करके मेरे बाप ने तुम्हारा काफ़ी फ़ायदा कर दिया है, तो बस इतने ही फ़ायदे तक सीमित रहो, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, वो तंज करती हुई बोली। मेरा तो बैंक बैलेंस आसमान को छूने लगा है, और जो जायदाद मुझे मिली है ना, वो तो संभाले नहीं समझ रही, हर्षित ने तंजिया अंदाज में कहते लाइट ऑफ कर दी और साइड लैंप ऑन कर दिया। तुमने एग्जैक्टली ये शादी क्यों की? वो पूछे बिना न रह सकी। शादी नहीं, तुम इसे एक एग्रीमेंट समझो, और एग्रीमेंट ही रहना चाहिए, शादी नहीं। आपके यहाँ इस घर और इस कमरे में अपने साथ रखना मेरी मजबूरी है, वरना आपको इस घर में इसलिए लेकर आया था कि मुझे और आपको एक साथ एक कमरे में न रहना पड़े। मगर अफसोस कि इस घर में ऐसा और कोई दूसरा कमरा नहीं जहाँ आपको रखा जा सके। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम वापस वहीं पुराने घर में जा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि जीरो से शुरू करना किसे कहते हैं। अपनी बात पूरी करके वो आंखों पर हाथ रखकर सोने के लिए लेट गया, और क्यारा तो बस उसकी बातों को सोचती रह गई। वो बेड के दूसरे किनारे पर करवट के बल लेट गई और जल्दी ही गहरी नींद में डूब गई, जबकि हर्षित लेटते ही सोने की अदाकारी करने लगा था। हकीकत में वो सो नहीं पाया था। अपने कमरे और अपने पहलू में किसी की मौजूदगी उसे बुरी तरह उलझन का शिकार कर रही थी। वो लगातार बैठी न जाने क्या सोच रही थी कि कुछ देर बाद उसकी आंख लगने ही वाली थी, जब वो बैठे बैठे नींद में जाने वाली क्यारा का सर ढलकर उसके कंधे पर गिरा था, और वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा, मगर उसका बोझ अपने कंधे पर महसूस करता वो करवट भी न पलट पाया। कितनी ही देर वो इस कमरे में आने के अपने इरादे को गलत ठहराता रहा, यहाँ तक कि उसके कंधे पर सिर रखे क्यारा नींद में ही बड़बड़ाई, आई मिस यू माइकल। क्यारा के मुंह से निकलने वाले शब्दों ने हर्षित का खून खौला कर रख दिया। उसके मुंह से किसी मर्द का नाम सुनना उससे बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। उनका रिश्ता जैसा भी था, लेकिन वो उसकी पत्नी थी, और पहली ही रात से वो उसके साथ था, तो उसकी रही सही रात भी अब बर्बाद होने वाली थी। हर्षित उसे खा जाने वाली नज़रों से देखता कमरे से निकल गया। सुबह एक बार फिर दोनों में बहस शुरू हो चुकी थी। कियारा ने बिना बात के ही झगड़ा शुरू कर दिया था, जबकि हर्षित, जो पहले ही उस पर काफ़ी गुस्से में था, तंज से निशाने साध रहा था और उसे और भी गुस्सा दिला रहा था। एक बात सुनो मेरी मिस्टर हर्षित खुराना, शादी करके लाए हो ना, तो मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी करना तुम्हारा फ़र्ज बनता है। मुझे एक एक चीज़ के लिए हाथ फैलाना हरगिज़ पसंद नहीं। मेरे बाप ने जो कीमत तुम्हें दी है वो इसीलिए दी थी कि तुम मुझसे शादी करके मेरी जिम्मेदारी उठाओ, ये नहीं कि पैसे लेकर हड़प करके बैठ जाओ और बाकी रकम मिलने के इंतज़ार में रहो। क्यारा की ऊंची आवाज़ घर के बाकी लोगों को भी अच्छे से सुनाई दे रही थी, मगर उन दोनों की तकरार के बीच किसी ने टोकना सही नहीं समझा। हर्षित बर्दाश्त करते करते फटने के करीब था। उसका ये बर्दाश्त करता चेहरा देखकर क्यारा के तड़पते दिल को सुकून मिल रहा था। बाय द वे, मुझे एक फुल टाइम मेड चाहिए। यहाँ जो मेड है वो बाकी कामों में बिजी रहती है, क्यारा ने जिद्दी अंदाज में कहा, तो वो एक बार फिर जवाब दिए बिना कमरे से निकल आया, और पीछे जहाँ वो उसे आग लगते देखकर खुश थी, वहीं उसके अब जवाब न देने पर बुरी तरह गुस्से से बेड पर बैठ गई थी। अगले 2 दिन ऐसे ही सुकून से गुजर गए थे। घर वालों से उसकी बातचीत बिल्कुल ना के बराबर होती थी। वो दिन भर अपने कमरे में रहती या फिर कभी कभी लॉन में निकल आती। सोनी की किसी बात का वो खुलकर जवाब न देती और ना ही उससे घुलती मिलती थी। ये देखकर सोनी भी उसे उसके हाल पर छोड़ चुकी थी। इस सारे वक्त में वो लगातार यही सोच रही थी कि आखिर हर्षित की हकीकत क्या है। कल तक उसे वो लालची और चापलूस लग रहा था, मगर अब उसे किसी और चीज़ का एहसास होने लगा था। ऑफिस में मजबूरन सब झेलता हर्षित कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। ये जो हर्षित था, ये अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए था, मगर उन राजों तक पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। किसी ख्याल में डूबी वो वापस कमरे में आई और उसने हर्षित की अलमारी की तलाशी लेने का सोचा। उसे इस घर में आए 1 हफ्ता हुआ था, मगर उसने अपना सामान अलमारी में नहीं रखा था, क्योंकि उसके अनुसार वो यहाँ मेहमान थी और जल्दी इस घर और हर्षित की ज़िंदगी से चली जानी थी। अलमारी खोलकर उसने को तलाश करना शुरू किया तो उसकी निगाह दराज में रखी एक चाबी पर पड़ी। यकीनन ये इस अलमारी में लगी तिजोरी की चाबी थी। क्यारा ने गहरी सांस लेकर वो तिजोरी खोली तो उसमें रखा कैश देखकर वो हैरत में पड़ गई। एक मामूली नौकर के पास इतना कैश नहीं हो सकता था। ये यकीनन उसकी शादी की कीमत थी, यानी क्यारा की कीमत, जो उसके बाप ने जान छुड़ाने के लिए उसे दी होगी। वो कड़वाहट से सर झटक गई। फिर उसकी निगाह तिजोरी में रखी एक फाइल पर पड़ी तो वो चौंक उठी। फाइल निकालकर देखने लगी तो उसके सामने बहुत से खुलासे हुए थे।
तिजोरी बंद करने के बाद उसने एक बार फिर वीडियो कॉल लगाया। तो तुम्हें लगता है वो वाकई तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा वफादार है? दूसरी तरफ से तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा गया। वफादार नहीं, मुझे लगता है वो भी उन्हीं की तरह लालची है। ये सब डॉक्यूमेंट्स इस बात का सबूत है कि वो हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैं ऐसे अपना पैसा किसी लालची इंसान के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी, क्यारा ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। लेकिन क्यारा, अगर तुम गलत हुई तो? दूसरी तरफ से सवाल आया। तो क्यारा ने हड़बड़ाकर होंठ काटे। गलत? ये देखकर लगता तो नहीं। खैर, अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर क्या खेल खेल रहा है ये, क्यारा ने होंठ कुतरते हुए कहा। तभी कमरे का दरवाजा अनलॉक हुआ तो क्यारा ने चौंक कर देखा और उसका खून सूख गया। उसने झट से कॉल काटी। दरवाजा खोलते हुए हर्षित अंदर आया। सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। आंखों में बही खामोशी और चेहरे पर सुकून था। वो सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। सामने वो कागजात फैलाए बैठी थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हर्षित यूं अचानक दरवाज़ा खोलकर आ जाएगा। क्यारा ने बौखलाकर फौरन सारे कागजात समेटने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ देर खामोशी से उसे देखने के बाद हर्षित ने आगे बढ़कर उसके हाथ से फाइल खींच ली। अगली बार मेरी पर्सनल चीज़ों में घुसने की कोशिश मत करना क्यारा मैडम। उसकी आवाज़ सुकून से भरी थी, मगर शब्दों में ऐसी आँच थी कि क्यारा एक पल को खामोश हो गई, मगर कुछ ही देर में खुद को संभाल चुकी थी। ये मेरा हक है कि मैं जानूं मेरा पति आखिर क्या है, और तुम्हारे कागजात से घबराना मुझ पर कुछ कुछ जाहिर कर रहा है, वो चैलेंजिंग अंदाज में बोली। हर्षित की मुस्कुराहट पल भर को और गहरी हुई। बहुत हिम्मत है आप में क्यारा मैडम। खैर बताइए, क्या साफ हुआ आप पर? उसने सवालिया नज़रों से देखा। यही कि एक तरफ तो मेरे बाप से वफादारी का नाटक करते हो, तो दूसरी तरफ उन्हें धोखा दे रहे हो। क्यारा के अंदाज पर हर्षित कुछ देर खामोश हुआ, फिर बोला, ठीक है, जब सच पता चल ही गया तो आज मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब देता हूँ। मैं विजय शर्मा को सिर्फ धोखा नहीं दे रहा, बल्कि मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ। वो इंसान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं उसे सड़क पर लाना चाहता हूँ, और अब तुम उसके खिलाफ मेरा हथियार बनोगी। हर्षित ने अपने इरादे साफ करते हुए उसे हैरान कर दिया। क्यों? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्यारा ने हैरत से उसे देखा। क्योंकि उस इंसान ने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीना है, और अब मैं उससे उसका सब कुछ छीन लेना चाहता हूँ। आंखों में नफरत लिए वो क्यारा की तरफ आया। उसकी बेटी का इस्तेमाल करके मैं उसे इतना मजबूर करूँगा। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम इस्तेमाल कर सको। क्यारा को अपने बारे में ऐसी बात पसंद नहीं आई थी। खिलौना नहीं हो, मगर विजय शर्मा की कमजोरी हो तुम। हर्षित की बात पर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे इतना तो अंदाजा था तुम मतलबी इंसान हो, मगर मैं इस नफरत की वजह जानना चाहती हूँ। बड़े ही आराम से पूछे सवाल ने हर्षित को हैरान कर दिया कि ये लड़की इतना बड़ा सच जानकर भी इतनी सहज कैसे है। आओ दिखाता हूँ सच, कहकर वो क्यारा को थामे कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरता उस नीचे बने कमरे में लाया जहाँ से वो अक्सर सोनी को निकलते हुए देखती थी, मगर उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज उसी कमरे में एक बूढ़े और लाचार वजूद को बिस्तर पर देखकर वो चौंक उठी। रितेश खुराना, विजय शर्मा का गहरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर, जिससे बिजनेस पर आज विजय शर्मा राज कर रहा था। उसके 50% शेयर्स मेरे पापा के थे, मगर उस इंसान ने मेरे पापा की कोशिशों को अपने नाम करके सारी कामयाबियों का क्रेडिट खुद ले लिया और धोखे से मेरे पापा से साइन करवाकर उनका हिस्सा अपने नाम करवा लिया। तुम मुझे लालची कहती हो? उस लालची इंसान के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। वो लालची इंसान जो तुम्हारा बाप है। हर्षित के मुंह से ये सारी बातें सुनकर और सामने सोए हुए इंसान को देखकर क्यारा के माथे पर बल पड़े, लेकिन वो खामोश रही। वो कमरे से निकल आया जहां अब सोनी और विनोद भी खड़े थे। तुम्हारे डैड के धोखे ने हमारे पापा से सब कुछ छीन लिया था। अपना सारा पैसा जिस बिजनेस पर लगाया पापा ने, उसे विजय शर्मा ने धोखे से अपने नाम करवा लिया। अपना सब कुछ लुटाकर पापा ने हमें उसी घर में रखा जहां तुम 24 घंटे भी बर्दाश्त न कर सकी। हर्षित ने सख्त अंदाज में कहते हुए क्यारा को बेजुबान कर दिया था। वो सच जिसकी तलाश थी, तुम्हें वो मिल गया है। सोनी ने धीरे से कहते हुए भाई की तरफ जाकर उसके कंधे पर तसल्ली से हाथ रखा। पूरा सच बताओ ना दीदी, इसके बाप के धोखे की वजह से पापा हमारी माँ का इलाज भी नहीं करवा पाए थे। इसके बाप के धोखे की वजह से हमने अपनी माँ को खो दिया। हर्षित कड़वाहट से बोला। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी थी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, क्यारा कहकर खामोशी से वहाँ से चली गई तो हर्षित कुछ देर वहीं खड़ा खुद को संभालता रहा। फिर कमरे में आया तो वो खामोशी से सोफे पर बैठी फर्श को घूर रही थी।
हर्षित आया तब उसकी तरफ देखने लगी। मुझे घर जाना है। कियारा की बात पर हर्षित ने माथे पर बल डाले कहा, क्यों? अपने प्यारे डैड को सारी सच्चाई बताना चाहती हो? एक बात हमेशा याद रखना, तुम अब इस घर से नहीं जा सकती। आराम से कह रहा हूँ, नहीं मानोगी तो सख्ती करूँगा। वैसे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा सच जान भी गए तुम्हारे बाप तो, हर्षित ने तने हुए हाव भाव के साथ कहा। मुझे डैड पर कुछ भी साबित नहीं करना। वो इंसान यही डिजर्व करता है कि कोई उसे धोखा दे। कियारा ने अजीब से अंदाज में कहा तो हर्षित को हैरानी हुई, मगर वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो जानता था वो अपने बाप से नाराज है कि तभी फ़ोन की बजती घंटी पर हर्षित का ध्यान टूटा तो वो फ़ोन ओके करता कमरे से निकल गया। मगर उसके दिमाग में यही चलता रहा कि कियारा अपने बाप को सच बता देगी। इसलिए घर से जाते हुए उसने सबसे कह दिया कि कियारा को कोई घर से बाहर न निकलने दे। तुमने गलत किया हर्षित, वो लड़की अब सारा सच अपने बाप से कह देगी, विनोद ने फिक्रमंदी से कहा। वो दोनों कैफे में बैठे थे। कहने दें, वैसे भी अब जल्दी ही अपना आखिरी पत्ता भी फेंकने वाला हूँ, और अगर विजय शर्मा सच जान भी गया तो क्या बिगाड़ लेगा? उसकी प्यारी बेटी अब मेरे कब्जे में है, और अगर मेरे और मेरे घर में है तो विजय शर्मा मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, हर्षित ने बेफिक्री से कहा। उसी वक्त उसके फ़ोन पर विजय शर्मा की कॉल आने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मतलब कियारा ने सच अपने बाप से कह दिया था। एक गहरी सांस लेकर हर्षित ने कॉल रिसीव की। हेलो हर्षित, कहाँ हो यार? विजय शर्मा बड़े दोस्ताना अंदाज में बोले। जब से उसने कियारा से शादी की थी उनका अंदाज ऐसा ही था, मगर आज उनका अंदाज उसे अजीब लगा। क्यों, सब खैरियत तो है ना? उसने बिना डरे सवाल किया। हाँ यार, बस जानता हूँ तुम छुट्टी पर हो, पर आज थोड़ा वक्त निकाल कर आ जाओ, कुछ बातें डिस्कस करनी है। और तुम जानते हो ना, इस हफ्ते होने वाली प्रेजेंटेशन तुम कर रहे हो, विजय शर्मा ने कहते आखिर में फिर से हर्षित को प्रेजेंटेशन के बारे में याद दिलाया। उनके अनुसार बिजनेस कम्युनिटी में हर्षित को ज़मीन से आसमान पर ला सकती थी ये डील। जी सर, हर्षित कुछ उलझ गया और बस इतना ही बोला। उसे ना तो इस प्रेजेंटेशन से मतलब था, ना ही उससे हासिल होने वाले फ़ायदे से। ये क्या खेल खेल रहे हैं बाप बेटी? ऐसा तो मुमकिन नहीं कि कियारा ने अपने बाप से कुछ न कहा हो। वो गहराई से सोचने लगा। विजय शर्मा के रवैये से वो हैरान होता हुआ घर आया था, जहाँ एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। अंदर दाखिल हुआ तो नौकरानी एक सूटकेस घसीटते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। घर में कोई और नहीं दिखा जिससे वो कोई सवाल करता, इसलिए तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कमरे में आया, जहाँ उसके कमरे का मंजर एकदम देखने लायक था। पूरा कमरा सामान से भरा पड़ा था। बेड पर बैग्स और ज़रूरी सामान, टेबल पर मेकअप का ढेर सारा सामान। कियारा सूटकेस खोलकर उसमें से सामान निकाल रही थी, जिसमें सोनी भी उसकी मदद कर रही थी, जो हर्षित को और भी ज़्यादा हैरान करने के लिए काफ़ी था। ये सब क्या हो रहा है? हर्षित की पुकार पर वो दोनों उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब अपनी बीबी की मदद करो, मेरी तो कमर दुख गई है, सोनी कहकर उसका कंधा थपथपाते हुए कमरे से निकल गई। ये सब क्या है? वो आगे बढ़ा कि तभी पाँव एक हैंगर में उलझ गया कि वो गिरते गिरते बचा। अलमारी की कौन सी साइड मेरी है? कियारा उसके सवाल को नज़रअंदाज करते बड़ी बेफिक्री से अपना सवाल पूछ बैठी। इस सब का क्या मतलब है? हर्षित उसके करीब आता उसे घूरता हुआ पूछने लगा। कियारा का अंदाज अजीब ही नहीं, हर्षित के लिए परेशान करने वाला भी था कि आखिर वो करना क्या चाहती थी। यही मतलब है कि अब यहीं रहना है तो अपना सामान अब सेट कर लेना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं, तो सोचा अपने घर से अपना सामान मंगवा लूँ। रानी, अलमारी की दाईं साइड पर ही मेरे कपड़े हैंग कर दो। नौकरानी को हुक्म देती वो कपड़े अलग करने लगी तो हर्षित ने उसके हाथ से कपड़े छीनकर बेड पर पटक दिए। रानी, बाहर जाओ तुम। हर्षित के हुक्म पर रानी तेजी से बाहर चली गई। क्या नाटक है? इससे पहले तक तो तुम्हें अपना सामान सेट करने का ख्याल नहीं आया, वो घूरता हुआ बोला तो कियारा मुस्कुरा दी। कोई खेल नहीं है हर्षित, पहले सोचा था तुमसे और इस घर से जल्दी ही छुटकारा हासिल कर लूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी, मगर अब यहीं रहने का फैसला कर लिया है तो फिर मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें भी तो यहीं होनी चाहिए ना। वो बिना डरे बिना घबराए बड़े कॉन्फिडेंस में रहकर हर्षित को हैरान पर हैरान कर रही थी। क्यों? उसने झुंझलाकर पूछा। क्योंकि मैंने तुम्हें और इस रिश्ते को अपनाने का फैसला कर लिया है, सब छोड़ छाड़ कर। उसने हर्षित के गले में बाहें डालते उसे अच्छा भला हैरान कर दिया था। कियारा की हरकत उसके लिए एकदम उम्मीद के खिलाफ थी। वो क्या है ना कि मुझे एहसास हुआ है कि आप काफ़ी हैंडसम हो, तो जल्दी ही मेरे डैड को सड़क पर भी लाने वाले हो। लालची, चापलूस, गरीब और सड़क छाप भी नहीं हो तो तुम्हारे साथ अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।
उसके कॉलर से खेलते बड़े ही मजे से अपने इरादे खोल रही थी। हर्षित के हाव भाव देखकर वो दिल ही दिल में मुस्कुराने पर मजबूर हो गई थी। ऐसे परेशान मत हो, बस एक बार यकीन कर लो। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो बेचैन हुआ। एक पूरा घर, एक ऐसी फैमिली जहाँ रिश्ते एक दूसरे से किसी लालच से जुड़े ना हो, जहाँ कोई किसी से अपना मतलब हासिल करना न चाहे। कियारा की बात पर हर्षित कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। ये कैसा अंदाज था कियारा शर्मा का? अगर वो नाटक कर रही थी तो कमाल की ड्रामेबाज थी। उसे देखते हुए वो सोचने लगा, अभी मुझे काम पूरा करने दो, बस 1 घंटे में ये सब क्लियर हो जाएगा। वो धीरे से कहकर फिर से अपने काम में लग गई और हर्षित कुछ सोचता हुआ कमरे से निकल आया। इसे क्या हुआ है और आप क्यों इतनी खुश हैं? वो नीचे आया तो सोनी किचन में खड़ी पकौड़े बनाने में बिजी थी और ऐसा तभी करती थी जब उसका मूड बहुत अच्छा होता था। वो बदल गई है हर्षित, और मैं इसीलिए खुश हूँ। और अब तुम भी जल्दी ही सुधर जाओ। सोनी ने हंसते हुए कहा, तो आपको लगता है कि कियारा इतनी जल्दी सुधर सकती है? आप जानती नहीं हैं उसे, हर्षित ने सिर झटक कर कहा और किचन के दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। जानते तो तुम भी नहीं हो हर्षित। विजय शर्मा की नफरत तुम्हें सच देखने नहीं दे रही, सोनी ने जताते हुए कहा। कैसा सच? वो माथे पर बल डाले पूछने लगा। बेहतर है अपनी बीवी से ही पूछ लो, सोनी ने जवाब गोल कर दिया। तो वो नाराजगी से उसे देखने लगा। हर्षित, अगर वो सब ठीक कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारा सच जानकर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। यही तो, उसे रिएक्शन देना चाहिए था दीदी, और उल्टा वो ऐसे कर रही है जैसे ये शादी उसकी मर्जी से हुई है। हर्षित की आवाज़ किचन में आती कियारा ने भी सुनी थी। दीदी प्लीज़ आप रात को मेरे लिए पास्ता बना दीजिएगा, जो आपने पहले दिन बनाया था। सच में बहुत टेस्टी था। इनफैक्ट मैं खुद ही शाम को आपसे बनाना सीख लूंगी। कहती हुई वो हर्षित को और भी उलझाती फ्रिज की तरफ आई और अपने लिए पानी निकालने लगी। उसका ऐसा अंदाज और व्यवहार देखकर हर्षित तो पागल होने की कगार पर था। लो पानी पियो और अपने माथे के ये बल कुछ वक्त के लिए हटा लो, कहीं परमानेंट ना हो जाए। वो गिलास हर्षित की तरफ बढ़ाती हुई बड़े ही आराम से बोली थी। तो वो उसे घूर कर रह गया। एक निगाह सोनी को देखा जो अपनी हंसी दबाए अपने काम में लगी थी। वो पैर पटकता वहां से चला गया और पीछे से उन दोनों की हंसी की आवाज़ आई थी। आर यू श्योर? तुम इस इंसान को एक चांस देना चाहती हो? वो फिर से वीडियो कॉल पर उससे बात कर रही थी। हाँ, एनीवे जो पेपर्स मैंने कहा था वो सब तैयार है ना? हाँ, सब काम रेडी है और साइन भी हासिल कर लिए हैं। मिलो मुझसे, फिर बाकी का काम करते हैं। सामने वाले ने कहा। अभी तो नहीं निकल सकती, हर्षित मुझे कहीं जाने नहीं देगा। उसे लगता है मैं घर से निकलकर डैड से मिलने चली जाऊंगी। कैन यू इमेजिन? उसे नहीं पता कि उस इंसान से जान छूटने का ख्याल ही मुझे कितना सुकून देता है। कियारा की बात पर अंदर आता हर्षित चौंक उठा। वैसे ऐसा क्या है उस इंसान में जो तुम इतनी जल्दी उसकी दीवानी हो गई? दूसरी तरफ से सवाल पूछा गया, जिसकी आवाज़ हर्षित तक पहुंच न सकी। वो लालची नहीं है, विजय शर्मा का वफादार नहीं है। यही दो खूबियां उसे सारी दुनिया से अलग बनाती हैं। कियारा की बात सुनता हर्षित बेजुबान हो गया। वो क्या थी और ऐसा क्यों कह रही थी? अगर ड्रामा था उसके घर मौजूदगी में उसकी खूबियों का बयान न करती। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा, ये सब क्या चक्कर है। दरवाजे पर हल्की दस्तक देता वो अंदर चला आया। ओके, मैं हर्षित से पूछकर तुम्हें बताती हूँ, उसने हर्षित को देखते हुए कहा, फिर बाय बोलकर कॉल बंद कर दी। हर्षित लगातार उसे घूरता जा रहा था। इतना तो तुम मुझे तब नहीं घूरते थे जब मैं तुम्हें लालची सड़क छाप कहती थी, कियारा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। बहुत मज़ा आ रहा है ना इस खेल में? हर्षित ने सवाल किया। बहुत, कहकर कियारा ने हर्षित के गाल पर चुटकी काटी और एक बार फिर उसे गुस्सा दिला गई। उसका ये बेपरवाह बोल्ड अंदाज हर्षित को बेजुबान कर दिया करता था। अपने उलझन में हर्षित अपने कमरे में बेड पर लेटा था। कियारा अभी तक नीचे सोनी के साथ बैठी बातों में मगन थी और हर थोड़ी देर बाद रात की खामोशी के कारण उसकी खनकती हंसी उसे सुनाई दे रही थी। ये कमरा कियारा की चीज़ों से भरा पड़ा था। उसका अचानक से बदला बदला अंदाज हर्षित के लिए काफ़ी हैरान कर देने वाला था। कितनी ही देर वो कियारा को सोचता रहा और कब दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई और एक नज़र हर्षित को देखकर बाथरूम में भी चली गई। कुछ देर के बाद लौटी तो बहुत ढीले ढाले नाइट सूट में थी। शादी के बाद ये पहली बार था कि वो ऐसे कपड़ों में उसके सामने आ रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर हर्षित उससे नजरें नहीं हटा पाया। एक पल के लिए उसका दिल बुरी तरह से धड़क उठा था। गले में गिल्टी से उभर कर गायब हुई थी। होंठ का कोना कचोड़ते हुए वो अपने जज्बात रोकने की कोशिश कर रहा था।
जबकि कियारा ने उसके हाव भाव महसूस करते हुए बुरा सा मुंह बनाया था। ऐसे घूर घूर कर मत देखो, शादी से पहले भी मैं ऐसे ही नाइट सूट पहना करती थी। ये सुनकर हर्षित ने जल्दी से उसके ऊपर से नजरें हटा लीं। अब इसे अपना घर समझा है तो वैसे ही रहूंगी ना जैसे अपने घर में रहती थी, कियारा नाइट क्रीम लगाती हुई बोली। देखो कियारा, मुझे तुम्हारे नाटक से कोई लेना देना नहीं। जब तक ये सब करना है करो, जब जी भर जाए तो सब समेट कर चली जाना, हर्षित ने कड़वाहट से कहा। तो वो कुछ देर खामोशी से उसे देखने लगी। जब वो आंखें बंद करके लेट गया कि तभी कुछ देर बाद हर्षित ने उसको अपने पहलू में आते महसूस किया, तो वो एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। दूर होकर लेटो, मेरे करीब क्यों आ रही हो? हर्षित बुरी तरह से बिदक कर पीछे सरका था, जबकि उसकी इस हरकत पर कियारा के होठों से हंसी फूट पड़ी। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मुझसे तुम्हारी इज्जत को कोई खतरा हो। चिंता मत करो, तुम्हारी इज्जत पर हाथ नहीं डालूंगी, वो उसके थोड़ा सा और करीब होते हुए बोली। उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबुओं में हर्षित का मन डोलने लगा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता हुआ थोड़ा सा और पीछे हट गया, यहाँ तक कि बेड के किनारे पर आ गया था। अगर और 1 इंच पीछे हटे तो नीचे गिर जाओगे, वो अपनी हंसी दबाते हुए धीरे से उसके कान में सरगोशी कर गई, जबकि हर्षित ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा था। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर हर्षित, यहीं रहूंगी तो अच्छा होगा, आदत डाल लो मेरी। ये कहकर उसने बड़ी ही हिम्मत से हर्षित के कंधे पर अपना सर रख दिया था। हर्षित जो बेड से उठकर जाने की सोच रहा था, उसकी इस हरकत पर एकदम पत्थर सा बन गया। दिल ऐसा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, जबकि कियारा की अगली हरकत ने तो हर्षित के रहे सहे होश भी छीन लिए थे। शादी करके लाए हो ना, तो ठीक है, तलाक देकर निकाल देना, वरना तो नहीं जाने वाली। कियारा ने हंसते हुए उसके सीने पर धीरे से हाथ रखा और फिर धीरे धीरे अपनी नरम उंगलियों से उसके सीने पर शरारत करने लगी, जबकि हर्षित ने बेयकीनी से उसकी इस हरकत को देखा था। माँ कहती थी, औरत अपने पति से 2 ही सूरतों में अलग होती है, या तो तलाक या फिर मरने के बाद। इसके अलावा कभी ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि दोनों के बीच के फासले बढ़ते रहें। पत्नी को पति की हमेशा ऐसे ही पास रहना चाहिए कि उनके बीच कोई शक, कोई सवाल, कोई नाराजगी ना रहे। वो धीरे से बोली तो हर्षित को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे इस लड़की को। वो लड़की उसे बेजुबान कर चुकी थी। उसका ये रूप हर्षित जैसे कठोर इंसान को भी नरम कर रहा था। अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रही हूँ। काफी देर तक हर्षित की तरफ से कोई जवाब ना आया तो वो बोली। उसकी बात पर हर्षित ने गर्दन घुमाकर अपने कंधे पर रखे उसके चेहरे को देखा था, जो नाइट बल्ब की रोशनी में भी दमक रहा था। वो तो तुम कर रही हो और काफी हद तक कामयाब भी हो गई हो। दिल की धड़कन महसूस करो, कितनी जोरों से धड़क रही है, उसने थोड़ा नाराजगी से कहते हुए कियारा का हाथ अपने दिल वाली जगह पर रखते बोझिल शब्दों में कहा। तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नाचते जज्बात देखकर वो थोड़ा सा घबराई थी। गुड नाइट जल्दी से कहकर वो पीछे सरकती हुई रुख मोड़कर कंबल में घुस गई, जबकि हर्षित उसके कुछ देर पहले की गई हरकतों और बातों के बारे में सोचता रहा। इस लड़की ने तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदले और उसे उलझाया भी। उसी शिद्दत से उसके जज्बातों में आग लगाकर वो अब आराम से सो रही थी, जबकि वो अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए गहरी सांस लेता हुआ खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसका जी चाह रहा था अभी इसी वक्त इस लड़की को अच्छा सबक सिखाए, जज्बातों में आग लगाकर चैन से सोने की ऐसी सजा दे कि वो पूरी रात उसकी शिद्दतों से सिसकती रहे। लेकिन जल्दी ही वो खुद को कंट्रोल कर गया था। आज हर्षित को विजय शर्मा के साथ कुछ लोगों से मिलना था। वो तैयार होता नाश्ते के लिए आया तो कियारा को सोने के साथ किचन में काम करता देख सर झटकता टेबल पर विनोद के साथ जाकर बैठ गया। यार, लोगों को बदलते देखा है, लेकिन तेरी इंस्टेंट बीवी इतनी जल्दी बदली कि यकीन करना मुश्किल है, विनोद ने धीरे से कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, कियारा को आता देखकर वो धीरे से बड़बड़ाया। बस वो सब लोग नाश्ता कर चुके थे। सोनी और कियारा लगातार बातों में बिजी थीं, जबकि विनोद और हर्षित एक दूसरे को नजरों ही नजरों में इशारेबाजी कर रहे थे। आज एक दोस्त ने घर आना है, आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कियारा। कियारा के सवाल पर हर्षित ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है? उसका जवाब सुनकर कियारा का चेहरा खिल उठा। नाश्ते के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया और विजय शर्मा के साथ मीटिंग के दौरान लगातार कियारा और उसके दोस्त के बारे में सोचता रहा।
फ्री होकर जिस वक्त वो घर के लिए रवाना हुआ, उसी वक्त एक गाड़ी उसके पोर्च में आकर रुकी थी। सवालिया नज़रों से उस गाड़ी को देखता वो सीधा उस नए मॉडल की गाड़ी को देखता रहा, जिसमें से एक लड़की बाहर निकली। अपने हुलिये से वो वकील होने का पता दे रही थी। वो अब क्यारा के साथ अंदर चली गई और हर्षित बस उसके आने की वजह सोचता रहा। शायद क्यारा का इस घर में एडजस्ट होने का भूत उतर चुका था। तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कुछ देर बाद हर्षित अंदर दाखिल हुआ तो क्यारा ने खुश अंदाज में कहा, ये हर्षित है माय हस्बैंड, और हर्षित ये मेरी फ्रेंड है अर्पिता खन्ना। इंट्रोडक्शन करवाने पर हर्षित चौंक उठा। इस नाम को तो वो जानता था। अर्पिता खन्ना इस शहर की एक जानी मानी वकील थी। और हर्षित, हाय हर्षित, आपका नाम बहुत सुना था, आज मिलकर खुशी हुई, अर्पिता ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा तो हर्षित मुस्कुरा दिया। एक्चुअली तुम्हारे लिए कुछ है, क्यारा ने कहा तो अर्पिता ने एक फाइल हर्षित की तरफ बढ़ा दी। क्या वो तलाक लेने वाली थी या फिर उसके खिलाफ किसी और तरह की कानूनी कार्रवाई? क्यारा मुस्कुरा रही थी जबकि हर्षित सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। जब उसका इशारा करने पर उसने वो फाइल खोली और उसके बाद उस पर हैरत के कई हमले हुए। विजय शर्मा की 50% प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके नाम ट्रांसफ़र हो चुका था, मगर कैसे? हर्षित हैरत से क्यारा को देखने लगा तो क्यारा ने अर्पिता की तरफ इशारा कर दिया। मतलब ये सब उसका कमाल था। हर्षित अच्छे से जानता था कि अर्पिता और विजय शर्मा की दुश्मनी काफ़ी मशहूर थी। ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा, हर्षित ने क्यारा को देखते हुए सवाल किया। वो जो क्यारा को हैरान करने का इरादा रखता था, इस वक्त क्यारा ने उसे हैरान कर दिया था। विजय शर्मा के बिजनेस का वो हिसाब किताब जो तुम्हारे पापा का था वो तुम्हें वापस मिल चुका है। अर्पिता के जवाब पर वो और भी हैरान हुआ। मगर कैसे? विजय शर्मा तो ऐसा करने से रहे, तो फिर कैसे हुआ ये सब? मुझे तुम पर यकीन नहीं। तुम अपने बाप को धोखा कैसे दे सकती हो? फाइल में लगे बाकी 50% हिस्से की सारी डिटेल्स पढ़कर वो क्यारा से कहने लगा, क्योंकि वो मेरा सौतेला बाप है जो मुझसे नफरत करता है, इसीलिए मैंने कहा था वो इंसान यही डिजर्व करता है। उसने न सिर्फ तुम्हारे पापा को धोखा दिया बल्कि मेरी माँ को भी मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया। वैसा ही धोखा दिया। मेरे नाना और मेरी मॉम का सारा बिजनेस अपने नाम करवाकर उन्होंने तुम्हारे पापा के साथ न जाने कितने लोगों को धोखा दिया है, और अब उनकी यही सज़ा है कि उनसे ये सब छीन लिया जाए जो अभी ये सारा काम हो भी चुका है। क्यारा के खुलासे पर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक उठे थे सिवाय सोनी के। मगर ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा खुद कैसे कर सकते हैं? विजय शर्मा के साइन देखकर वो पूछने लगा। जैसे उन्होंने मुझे धोखा देकर साइन करवाए थे वैसे ही मैंने भी करवा लिए, क्यारा ने एक अदा से कहा। मेरी मॉम के बिल के मुताबिक मेरे 20 साल का होने तक की ये सारी प्रॉपर्टी मेरे डैड के अंडर रहेगी, और मेरे 20 का होने पर प्रॉपर्टी का 70% मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर मैं 20 से पहले शादी करती हूँ तो मेरा हिस्सा डैड के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि कम उम्र में यकीनन मुझसे शादी करने वाला मेरी दौलत के पीछे ही आएगा। विजय शर्मा ने बहुत कोशिश की कि 20 साल से पहले मेरी शादी करवा दें, मगर मैंने ये होने नहीं दिया। मैं जान गई थी कि विजय शर्मा एक लालची इंसान है। मेरे देश वापस आने पर उन्होंने बहुत चालाकी से मुझसे साइन करवाकर मेरा हिस्सा अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया, और फिर मुझे जल्द से जल्द किसी ऐसे इंसान के साथ ब्याहने की कोशिश करने लगे जिससे उन्हें कोई ख़तरा ना हो। उन्होंने बहुत से लोगों से बात की मगर सभी की आंखों में लालच दिखाई दिया। फिर उन्हें तुम्हारा ख्याल आया जो ऑफिस में एक वफादार और बेहद अच्छा इंसान था। बस उन्होंने झूठी सच्ची कहानी सुनाकर मेरी तुमसे शादी करवा दी, और जो कहानी उन्होंने तुम्हें सुनाई है ना, वो बिल्कुल झूठी थी। उसके खुलासे पर हर्षित कितनी ही देर खामोश खड़ा उस लड़की को देखता रहा, वो जो उसकी इतने सालों की मेहनत को कुछ ही दिनों में पूरा कर गई थी। उसने हर्षित के दिल पर बड़े गहरे अंदाज में असर किया था, मगर वो भी अभी तक समझ नहीं पाया था इस डिवाइस में मिस्टर शर्मा का हर सच है। कैसे उन्होंने क्यारा को मजबूर किया, कैसे उसे तुमसे शादी न करने की सूरत में एक बूढ़े बिजनेसमैन के साथ शादी की धमकी दी थी, और कैसे उसे ब्लैकमेल और मजबूर करते रहे थे। अपना सब कुछ खोकर विजय शर्मा खूब झटपटाया था। हर्षित का सच और क्यारा का अपनी माँ का बिजनेस वापस ले लेना जैसे विजय शर्मा को हिला गया था। उनके घर आकर उसने उन्हें खूब डराया धमकाया भी था, लेकिन अर्पिता खन्ना को देखकर वो ठंडा पड़ गया था, क्योंकि अर्पिता खन्ना का बाप भी उससे धोखा खा चुका था। दूसरी तरफ हर्षित को विजय शर्मा की बर्बादी देखकर सुकून मिला था। अपनी खुशी का इजहार वो अपने बाप से भी करना चाहता था, लेकिन वो सुन पाते तो।
मैं ये सारा बिजनेस तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मुझे कभी इसकी ज़रूरत या लालच नहीं था। मैं बस अपने बाप के मुजरिम को सज़ा देना चाहता था, इसलिए ये सब किया। तुम बिजनेस मेरे नाम करना चाहते हो और मैं अपना आप तुम्हारे नाम। उसके एक और बेबाक अंदाज पर हर्षित कुछ देर खामोशी से उसे देखता चला गया। जानती हूँ मेरा ये अंदाज अजीब है, मगर यही सच है। जिस कियारा से तुम पहले मिले थे वो कियारा बस तुम्हारी और विजय शर्मा की जिद थी। ये असली कियारा है जो एक ऐसा ही घर और फैमिली चाहती थी। यहाँ आकर सोनी दीदी की जो मोहब्बत मिली वो मैं कभी भूल नहीं सकती। और मुझे, हर्षित ने गहरी नज़र से उसे देखकर पूछा, तो मैं भूलना भी नहीं चाहती हूँ और न तो मैं खुद को भूलने दूंगी। पर सवाल ये है मिस्टर हर्षित कि आपने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसमें मैं आपको कभी भुला न सकूं। वो एक बार फिर हर्षित के करीब होती उसके गले में बाहें डाल गई। उसकी गर्म सांसें हर्षित अपनी गर्दन पर पड़ते महसूस करके बुरी तरह बेचैन हुआ था। हमारी शादी का पहला दिन कैसे भूल गई, हर्षित ने खुद को संभालते हुए शरारत से कहा। तो कियारा के चेहरे पर नाराजगी उतर आई। वो सच में मुश्किल था। कियारा के कहने पर हर्षित ने जोरदार कहकहा लगाया, और अगर मैं तरस खाकर तुम्हें वहाँ से यहाँ न लाता तो मैं भाग जाती। वो सफाई से बोली, मैंने तुम जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। हर्षित ने दिल से माना। शुरुआत है इश्क की मिस्टर, अभी तो देखना बहुत कुछ बाकी है। कियारा से शादी की है तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। वो मुस्कुराकर कहती उसे बड़ी ही अपनी सी लगी। वो गहरी नज़रों से देखता उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ गया। एक बात बताओ, ये माइकल कौन है? उसके पूछने पर कियारा बुरी तरह चौंकी। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे जलन हो रही थी जब उस रात तुम उस आदमी का नाम ले रही थी। जबकि कियारा जोर से हंस पड़ी। वो कोई इंसान नहीं, वो तो मेरा डॉगी था जो बीमारी के चलते मर गया था, जिसे मैं बहुत मिस करती हूँ। कहते हुए वो उदास हुई थी, जबकि हर्षित के अंदर तक एक बहुत गहरा सुकून उतर गया था। अगले ही पल उसके माथे पर उसने अपने होंठ रख दिए और उसे हैरान कर गया। यह हर्षित की तरफ से पहला स्पर्श था। मैं और भी तुम्हें जानने के लिए बेचैन हूँ। देखते हैं तुम किस रंग में मुझ पर खुलती हो। हर्षित की बात पर वो मुस्कुरा दी। चलो फिर आज की रात कुछ ऐसा करते हैं कि तुम मुझे कभी भुला न सको। वो नरमी से उसके नरम होठों को छूते हुए बोला था, जबकि उसकी बात का मतलब समझकर कियारा शर्म से लाल पड़ गई। उसका ये शर्म से लाल चेहरा देखकर हर्षित हंस पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें शर्म भी आती है, क्योंकि उस रात तुमने मेरे पसीने छुड़ा दिए थे और आज तुम मेरे पसीने छुड़ा रहे हो। वो एकदम घबराकर उससे दूर हटने लगी कि हर्षित ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अगले ही पल वो उसके नरम होठों पर झुक चुका था। कुछ देर बाद पीछे हुआ तो कियारा का चेहरा लाल था, सांसें तेज और दिल की तेज धड़कनें हर्षित महसूस कर सकता था। उसे बेड पर धकेलते हुए वो अपनी शर्ट भी उतारकर दूर उछाल चुका था। उसकी आंखों में जज्बातों का एक तूफान था और उसकी मचलती धड़कनें देखकर कियारा पल भर के लिए घबराई थी। लेकिन उसने जिस कदर प्यार से कियारा को समेटा था, वो खुद ब खुद उसकी बाहों में पिघलती चली गई। एक दूसरे को मुस्कुराती नजरों से देखते हुए वो बिना इजहार किए ही पूरी जिंदगी साथ निभाने का इरादा कर चुके थे। नफरत से शुरू हुई उनकी ये दास्तान बहुत कम समय में मोहब्बत की दास्तान बन गई थी। दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। रोज़ ऐसे ही रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए रोमांटिक नॉवल के साथ।